हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं E20 फ्यूल एज वेल एज ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। हाल ही में मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने ये अनाउंस किया कि E20 फ्यूल ये बहुत ही जल्दी 1000 से भी ज़्यादा आउटलेट्स पे अवेलेबल होने जा रहा है। ठीक है, और साथ के साथ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में भी बात की, जिसका एम है 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ प्रोडक्शन बाय 2030। आइए अब इन दोनों को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आपका पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसे डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका E20 फ्यूल। अब E20 फ्यूल इज बेसिकली इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल। ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल एज एन जब आपके पेट्रोल के साथ में इथेनॉल को मिक्स कर दिया जाता है, ब्लेंड कर दिया जाता है, दैट्स व्हाट इज इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। अब यहाँ पे E20 की अगर हम बात करें तो E20 इज बेसिकली रिप्रेजेंटेटिंग द परसेंटेज, दैट इज इथेनॉल इज 20%। यानी कि जब आपका 80% पेट्रोल होगा उसमें 20% इथेनॉल होगा, और ये जो मिल के बनेगा फ्यूल 100% ये होगा आपका 20% या फिर E20 यानी कि 20% इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल। अब यहाँ पे 20% इथेनॉल का रोल है। और अब हम बात कर लेते हैं कि इथेनॉल बेसिकली होता क्या है। इथेनॉल इज एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट, और जब ये बेसिकली बनता है, शुगर जब बन जाती है ना शुगर केन से, उसके बाद जो बगासी बचता है उसके प्रोसेसिंग से ये बनता है, एज वेल एज राइस हस्क और मेज से भी बनता है। बट फिलहाल मेजॉरिटी जो प्रोडक्शन है इंडिया में इथेनॉल का वो आता है शुगर केन से आफ्टर प्रोसेसिंग एंड मेकिंग द शुगर। अब इंडिया ने इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल का टारगेट बहुत पहले से लिया हुआ था, और 2013-14 में ये सिर्फ और सिर्फ 1.5% था, और रीसेंट अगर हम डेटा देखें तो रिसेंटली इट हैज़ क्रॉस्ड 10%। यानी कि नॉर्मली हमें जो पेट्रोल मिल रहा है उसमें 10% इथेनॉल है एंड 90% पेट्रोल है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है कि गवर्नमेंट ने अपना 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 2030 से कम करके 2025 कर दिया है। यानी कि 2025 तक हमें जो फ्यूल मिलेगा वो 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल होगा। साथ ही ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जैसे प्लेटफॉर्म्स को भी इंडिया प्रमोट करना चाहता है, जहाँ पे ग्लोबली बायोफ्यूल्स को प्रमोट किया जा सके, और ब्राज़ील जैसी कंट्रीज़ को इंडिया साथ रखना चाहता है इस प्लेटफॉर्म पे। अब यहाँ हम एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। बेसिकली जैसे हमने देखा कि E20 जो है यानी कि 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ये अवेलेबल होने जा रहा है काफ़ी सारे आउटलेट्स पे। अब इसकी बेसिकली ज़रूरत क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी ज़रूरत पड़ती है पेट्रोल या फिर क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट को कम करने में। अब आप देखें, अगर 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आपको मिल रहा है यानी कि 80% उसमें पेट्रोल है एंड 20% इज इथेनॉल, यानी कि 800 ml पेट्रोल है, 200 ml यानी कि 200 ml आपका इथेनॉल है, और ये आपका मिलके बनता है 1 लीटर ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। तो आपने देखा किस तरीके से हमने सीधा सीधा 20% की डिमांड कम कर दी। ठीक है, अब डिमांड कम होने के साथ साथ इसके और क्या बेनिफिट्स हैं? तो इसका सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है रिडक्शन इन व्हीक्यूलर एमिशन। यहाँ पर बेसिक अगर हम रिडक्शन की बात करें, जो मेन ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एज वेल एज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में अच्छा खासा रिडक्शन देखने को मिलता है अगर पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाती है तो। सेकेंडली आता है इंजन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, एज वेल एज मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाती है। देन इंपोर्ट बिल में काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिलेगा हमें। अब यहाँ पे ये बात क्यों आती है कि इंपोर्ट बिल में काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिलेगा? ऑलमोस्ट 87%
हम जो क्रूड ऑयल यूज़ करते हैं उसका ऑलमोस्ट 87% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब इंडिया इस लेवल पे अगर इंपोर्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पेमेंट होगा, जो इंपोर्ट बिल होगा, वो भी तो बहुत ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे इंपोर्ट बिल का जो इशू आता है ना, वो ये आता है कि हमें ये पेमेंट करनी पड़ती है नॉर्मली यूएस डॉलर्स में। तो ये जो इंपोर्ट बिल होता है हमारे लिए इसलिए भारी पड़ जाता है क्योंकि अगर हम यूएस डॉलर्स में पे करेंगे तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बिल बहुत मैसिव होता है। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि जो 2020 का इंपोर्ट है, इट वाज मोर देन 550 बिलियन यूएस डॉलर्स, 550 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब यहाँ पे जो डेटा एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि मतलब कितना इंपोर्ट बिल हमारा कम हो सकता है, E20 प्रोग्राम अगर हमारा ठीक से लॉन्च हो जाता है और सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल अगर हम हर जगह हर सिटी में अवेलेबल करा दें तो इससे हमारा कितना इंपोर्ट बिल बच जाएगा। तो एस्टिमेटेड 5 बिलियन यानी कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए की सेविंग होगी एनुअली। इतना अमाउंट अगर हमारा E20 प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाता है तो इतनी हमारी सेविंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज अगर हम देखें तो 5% ब्लेंडिंग से ही लगभग 1.8 मिलियन बैरल्स हमने सेव कर लिया क्रूड ऑयल का। तो जब 20% होगा तो ऑलमोस्ट ये 7 मिलियन हो जाएगा। तो इतने बड़े स्केल पे हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम कर देंगे और साथ के साथ इतना क्रूड ऑयल बर्न होकर के कितनी सारी ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करता, हम वो भी कम कर देंगे, ठीक है। अब E20 प्रोग्राम अगर हमारा सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया 30,000 करोड़ की सेविंग होगी। लास्टली ये फार्मर्स एज वेल एज रूरल इकोनॉमी को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पे ये बात क्यों कही जा रही है, क्योंकि बेसिकली ये जो शुगर केन है, शुगर केन की प्रोसेसिंग के बाद उससे इथेनॉल बनता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फार्मर्स को सपोर्ट करेगा और जो भी फार्मर्स शुगर केन प्रोडक्शन कर रहे हैं उनका फ़ायदा होना है। दूसरा रूरल इकोनॉमी, क्योंकि ये जो शुगर केन की प्रोसेसिंग होती है ये जनरली मतलब बहुत छोटे स्केल पे होती है, MSME लेवल पे भी होती है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा रूरल एरियाज़ में छोटे छोटे इंडस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए रूरल इकोनॉमी को भी ये सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं चैलेंज की। सबसे बड़ा इसमें चैलेंज क्या आता है? सबसे पहला चैलेंज है शिफ्ट टुवर्ड्स शुगर केन प्रोडक्शन। अब बेसिकली 5% जो हमारा मतलब 5 to 10%, हाल फिलहाल में जो 10% का इथेनॉल ब्लेंडिंग है तो उसमें तो चलो चल पा रहा है ना, बट ये अगर 20% करना होगा, जो 20% का हमारा टारगेट है 2025 तक, 2025 तक इथेनॉल ब्लेंडिंग का, तो उसमें ऑब्वियस ही बात है कि शुगर केन की भी तो डिमांड बढ़ेगी ना, क्योंकि प्रोसेस्ड शुगर केन से ही ये बनता है इथेनॉल। तो अगर शुगर केन की डिमांड बढ़ेगी तो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए कितना शुगर केन चाहिए होगा? बहुत ही ज़्यादा। अब एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग जो आज हमारा नेट सोन एरिया है ना, जितने एरिया पे हमारी पर्टिकुलरली फसलें होती हैं, जो क्रॉप्स होती हैं, उसका ऑलमोस्ट 1/10 एरिया सिर्फ और सिर्फ शुगर केन प्रोडक्शन के लिए जाएगा, तभी हमारा 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट पूरा होगा। अब ये तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारा 1/10 जो नेट सोन एरिया है उसका अगर 1/10 अगर मतलब सिर्फ और सिर्फ शुगर केन के लिए हमने ब्लॉक कर दिया तो हमारी फूड सिक्योरिटी का क्या होगा? ये एक इशू है, ठीक है। दूसरा स्टोरेज कंस्ट्रेंट। अब बेसिकली 5 to 10% का जो इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए जो रिफाइनरीज की रिक्वायरमेंट थी, अभी तो उसी में दिक्कत आ रही है। जब हम 20% के टारगेट के लिए जाएंगे तो क्या रिफाइनरीज जो रिक्वायरमेंट है स्टोरेज की एज वेल एज रिफाइनिंग की उतना कर पाएंगी? उस पेस से कर पाएंगी और उस पेस से क्या स्टोरेज इंफ्रा बढ़ाया जा सकेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर स्टोरेज इंफ्रा को बढ़ाना पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इथेनॉल के प्रोडक्शन का कॉस्ट विल राइज।
तो एक चैलेंज ये भी है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे आता है ग्रीन हाइड्रोजन है क्या। पानी यानी कि वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से बेसिकली वाटर होता क्या है, H2O। आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस ये H2 एज वेल एज O2 में अलग हो जाता है, ठीक है। यही है आपका इलेक्ट्रोलिसिस, और हमें फिलहाल में इसकी तो ज़्यादा ही ज़रूरत है, पूरा खेल ही हाइड्रोजन का है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिसिस है ना H2O की, उसको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ऑब्वियस सी बात है होगी, और अगर वो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है तो ये जो हाइड्रोजन बनेगा ये हो जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन। और अगर हम इस इलेक्ट्रोलिसिस को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, तो फिर उसका नाम ग्रीन हाइड्रोजन ना होकर के कुछ और होगा। जैसे कि अगर हम इस इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कोल का यूज कर रहे हैं तो इट वुड बी ग्रे या फिर ब्लैक हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि हम या तो कोल या क्रूड ऑयल का यूज कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर रहे हैं देन इट वुड बी पिंक हाइड्रोजन। तो ये डिफरेंस है। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हम जो इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करने के लिए हम जो एनर्जी सप्लाई करते हैं वो एनर्जी किस तरह की है, वो रिन्यूएबल है देन इट्स ग्रीन हाइड्रोजन। अगर वो कोल है या फिर क्रूड ऑयल है या फिर फॉसिल फ्यूल है देन इट्स ग्रे और ब्लैक। और अगर वो न्यूक्लियर एनर्जी है तो इट्स पिंक हाइड्रोजन। दैट्स हाउ वी डिफरेंशिएट इट। तो हमने जाना कि ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली होती क्या है। अब सेकेंडली हम बात कर लेते हैं इंडिया के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे। 2022 में इस मिशन को लॉन्च किया गया और इसका सोल पर्पस था ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन। अब यहाँ पे जो टारगेट था 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन एनुअली 2025-26 तक अचीव करना। यही इस मिशन का टारगेट है। अब इसके एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होंगे ग्रीन हाइड्रोजन के। तो ग्रीन हाइड्रोजन काफ़ी सस्टेनेबल और काफ़ी यूजफुल फ्यूल है हाल फिलहाल के लिए, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन से जो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इसे यूज़ कर सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अगर हम इसे यूज़ कर पाएंगे देन सबसे पहला इसका एप्लीकेशन होगा टू डीकार्बोनाइज द एनर्जी सिस्टम्स, ठीक है। दूसरा इसका बेनिफिट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल सेल, ठीक है। और एमिशन होगा इसमें वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, दैट्स इट। तो यहाँ पे इंडिया के केस में अगर देखें तो कोल के वजह से जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं उससे होने वाले एमिशंस को काफ़ी ज़्यादा कम कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने सिस्टम्स को डीकार्बोनाइज कर पाएंगे। सेकेंडली आता है प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन अमोनिया। अब बेसिकली होता क्या है कि फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जो रिक्वायर्ड होता है दैट इज नेचुरल गैस, ठीक है। एमिशंस भी उतना ही होता है, और अमोनिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फर्टिलाइजर्स का। तो अब अगर ग्रीन अमोनिया बनाया जाए, यानी कि अमोनिया की प्रोडक्शन ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ करके की जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी सारे एमिशंस को कर्ब किया जा सकेगा। और कर्ब किया जा सकेगा तो फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन से भी जो एमिशंस होते हैं उन्हें भी कर्ब कर सकेंगे, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। फिर एग्रीकल्चरल जो फार्म मशीनरी जो है उसे भी तो हम फ्यूल सेल को यूज़ करके ऑपरेट कर सकते हैं, तो वहाँ भी हमारे एमिशंस कम हो जाएंगे। लास्टली ऑफ ग्रिड एंड रिमोट पावर जनरेशन। अब बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं ना, बहुत आइसोलेटेड या बहुत अलूफ या फिर बहुत ज़्यादा अनइवन टोपोग्राफी होती है, बहुत हार्श टोपोग्राफी होती है, जहाँ पे लाइक इलेक्ट्रिसिटी को ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे केस में काम आ सकता है उन अलूफ एरियाज़ में
फ्यूल सेल्स को यूज़ करके वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जा सकती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जा सकता है। तो ये हमने इसके ग्रीन हाइड्रोजन के एप्लीकेशंस देखे। अब हम चैलेंजेस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज आता है कॉस्ट। अब अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, प्रेजेंट सिनेरियो में जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, दैट इज चीपर एज कंपेयर्ड टू द ग्रीन हाइड्रोजन। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन है द कॉस्ट रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी। इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, इसको एक्सपैंड भी करना पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि हमने देखा कि पिछले 5 से 10 सालों में थोड़ा सा वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे पेस पकड़ा है। इंडिया ने भी पिछले 10 सालों में ही इस तरफ थोड़ा तेज़ी से मूव करना शुरू किया है। तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो इंफ्रा है ना, बहुत ही ज़्यादा अभी हाल फिलहाल के लिए एक्सपेंसिव पड़ रहा है उसे सेटअप करना। और जैसा कि हमने देखा ग्रीन हाइड्रोजन का तो मतलब ही था रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करके और इलेक्ट्रोलिसिस करना। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा इशू आता है। दूसरा आता है स्केल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब स्केल का इशू तो मैंने आपको बता ही दिया, इतने बड़े लेवल पे रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई करना वो भी एक इशू है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है उसे प्रोडक्शन के बाद में हमें यूटिलाइज भी तो करना है। ऐसा तो है नहीं कि हमें सिर्फ प्रोडक्शन करके और छोड़ देना है, हमें उसे यूटिलाइज भी करना है। यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास जो स्टोरेज कैपेसिटीज और जो इंफ्रा है उसे तो हमें बढ़ाना पड़ेगा ना, और उसमें काफ़ी पैसा लगेगा। तो हाल फिलहाल के लिए ये एक और बड़ा चैलेंज है। अब इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, इम्पैक्ट ऑन रिसोर्सेज। 1 किलो हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में ऑलमोस्ट 9 kgs वाटर इज रिक्वायर्ड। अब आप सोच सकते हैं कि अगर मास लेवल पे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा तो कितना पानी चाहिए होगा, पहली बात। दूसरी बात, जब इसकी प्रोडक्शन को स्केल अप किया जाएगा तो कितना लैंड चाहिए होगा। तो ये तो सीधी सीधी बात है कि ह्यूमंस के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लैंड एज वेल एज वाटर, तो ये रिसोर्सेज का एक तरीके से कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। आज की तारीख में अगर आप बड़े शहरों में देखें तो इंसानों के पीने के लिए पानी अवेलेबल नहीं हो पाता है कई बार। तो अगर आप समर सीजन में देखेंगे और हम हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए इतना सारा पानी ऐसे ही जाने देंगे, इज इट पॉसिबल? दूसरा, लैंड, अगर बड़े लेवल पे लाइक प्रोडक्शन करना है और इसे बहुत ज़्यादा स्केल अप करना है तो कितनी सारी ज़मीन चाहिए होगी। अब ऑलरेडी हम अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसे केस में क्या हम आरेबल लैंड को हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए जाने देंगे? इज़ इट पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो ये जो रिसोर्सेज वाले इश्यूज़ हैं ना, ये हाल फिलहाल अभी इग्नोर्ड हैं, बट हाँ जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन मास लेवल पे जाएगा ये रिसोर्सेज का जो इशू है, रिसोर्सेज का जो कन्फ्लिक्ट है, ये भी ऊपर आएगा। लास्टली, एनर्जी एफिशिएंसी। अब एनर्जी एफिशिएंसी का यहाँ पे इशू ये है कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए लगती है ना, वो हाल फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, और ये जो रिक्वायरमेंट है इसे इन फ्यूचर कम करना पड़ेगा अगर इस हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को स्केल अप करना है तो, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए देना बहुत रिस्की हो जाएगा, क्योंकि इन फ्यूचर हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट और बढ़ने वाली है। जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, अगर इंडिया के केस की हम बात करें, जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, ठीक है, जितना ज़्यादा स्पेसिफिकली समर्स में हीट वेव जैसी सिचुएशंस बढ़ेंगी, तो ऐसे केसेस में हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो और ज़्यादा चली जाएगी। एनर्जी डिमांड ऑब्वियस सी बात है, इट विल राइज। ऐसे केस में हम इनएफिशिएंट प्रोसेस फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, ऐसी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। मैं मास लेवल की बात कर रहा हूँ, मास प्रोडक्शन के केस में, कि हम इनएफिशिएंट प्रोसेसेस पर इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं जाने दे सकते। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा हमारी खुद की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए। तो ये हमने बात की ग्रीन हाइड्रोजन और E20 पर। अब हम वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि इनका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए।
बेसिकली हाइड्रोजन प्रोडक्शन और E20 दोनों के लिए ही हमें एक बहुत सॉलिड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए, जिससे कि हमारा जो रिसोर्सेज का कन्फ्लिक्ट है वो भी अराइज ना हो। जैसे हमने E20 के केस में भी देखा था कि बहुत ज़्यादा लैंड रिक्वायर्ड होगा सिर्फ और सिर्फ शुगर केन प्रोडक्शन के लिए। और दूसरा, ग्रीन हाइड्रोजन के केस में भी हमने देखा था कि बहुत ही ज़्यादा मास लेवल पे हमें लैंड चाहिए होगा अगर हमें प्रोडक्शन स्केल अप करना है, तो एज वेल एज बहुत ज़्यादा वाटर की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा, बहुत सॉलिड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कि इन रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट को भी हैंडल कर सके, एज वेल एज हमारी जो सस्टेनेबल नीड्स हैं उन्हें भी एड्रेस कर सके। सेकेंडली आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब ये अगर कहा जाए तो हमने जो कंसर्न्स देखे वो ये देखे कि सबसे पहले जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा है फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। दूसरा, मास प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन स्केल अप करने के लिए भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं, तो हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे भी काम करना होगा, एज वेल एज हमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और इथेनॉल ब्लेंडिंग तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखना है। हमें नए रास्ते भी ढूंढने होंगे कि कहाँ हम ऐसे सस्टेनेबल रास्ते हमें मिल जाएं जहाँ हम अपनी एमिशंस को भी कर्ब कर सकें, क्लाइमेट चेंज को भी हम एड्रेस कर सकें और अपनी नीड्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। लास्टली, पब्लिक अवेयरनेस एंड acceptance. पब्लिक अवेयरनेस इज लाइक कि E20 फ्यूल की जो अवेयरनेस है सभी को होगी तो बेसिकली इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के लिए सभी लोग आगे आएंगे, ठीक है, अवेयर होंगे, लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे। और जो भी आगे प्रैक्टिकल आने वाली जो सिचुएशंस होंगी, जैसे रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड है, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है, जो रिसोर्सेज के जो कन्फ्लिक्ट हैं, तो अगर पब्लिक को ये चीज़ें पता होंगी कि हमारे खुद के फ्यूचर के लिए है, तो आगे जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस करने में थोड़ी मदद मिलेगी। तो ये हमने डिस्कस किया E20 फ्यूल के बारे में, एज वेल एज ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, जाना कि क्या इश्यूज हैं और आने वाले टाइम में जो E20 फ्यूल है काफ़ी सारे आउटलेट्स पर, पेट्रोल पंप्स पर अवेलेबल होने वाला है। काफ़ी सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऑलरेडी उस चीज़ को अडेप्ट कर चुकी हैं। एज वेल एज हमने ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में देखा कि क्या कंसर्न्स हैं और जो टारगेट्स हैं ग्रीन हाइड्रोजन के वो 2025 तक शिफ्ट कर दिए गए हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।